दोस्तों ये हमारे एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस क्वेश्चन सीरीज का पहला पार्ट है। यदि आप किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द बेस्ट एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों हमारे पास बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी गई है, मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि अगर किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी हमें जांचनी है या नापनी है तो हम दो फैक्टर्स हैं, राइट, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं हमारे पास टाइम एंड स्पेस, तो मोस्टली यही फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे हम किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं, राइट। अब इसमें जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास उसके तीन सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है उसका बेस्ट केस, और एक हो सकता है उसका एवरेज केस, और एक हो सकता है उसका वर्स्ट केस। इस तीनों सिनेरियोज में उस एल्गोरिथम किस तरीके से परफॉर्म होगी तो उसके बेस पे हम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एवरेज केस टाइम, और वो भी किसका, बेस्ट, जो एवरेज केस टाइम का में भी सबसे बेस्ट है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन, मर्ज, सिलेक्शन, तो इसमें मैं बता दूं आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट कि बबल सॉर्ट में होता है ये कि हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, 4, 3, 2, और अगर इन तीन एलिमेंट्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो बबल सॉर्ट में होगा क्या, पहला एलिमेंट दूसरे से कंपेयर होगा। यदि पहला एलिमेंट ग्रेटर है दूसरे से तो वो इंटरचेंज होंगे, राइट। इस तरीके से दूसरा तीसरे से कंपेयर होगा, अगर दूसरा एलिमेंट भी ग्रेटर है तो वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक बार में एक एलिमेंट हमारे पास सॉर्ट हो चुका है। फिर से इस तरीके से रिपीटेशन होगा कंपैरिजन का, 3 2 से कंपेयर होगा, यदि हमारे पास 3 ग्रेटर है तो वो रिप्लेस होगा, दैट मीन्स इंटरचेंज होगा, 2 3 एंड 4। तो एक बार में हमारे पास दो बार में दो एलिमेंट हमारे पास सॉर्ट हो चुके हैं। तो तीन एलिमेंट है, अगर हमने दो सॉर्ट कर दिए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सॉर्ट हो जाएगा। ये है हमारे पास बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट। दोस्तों इस केस यहाँ पे जो बबल सॉर्ट है और यहाँ पे अगर हम एवरेज केस की बात करें तो बबल सॉर्ट के केस में हमारे पास तीन केस हो सकते हैं, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। बेस्ट केस में तो ये है कि हमारे पास पहले से सॉर्टेड है, ओके। और एवरेज केस में ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो रैंडमली अरेंज्ड है। और वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में है, ओके। तो यहाँ पे पूछा गया एवरेज केस, तो अगर एवरेज केस की बात करें तो मतलब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो रैंडमली अरेंज। तो रैंडमली अरेंज करने के लिए आपने अगर इसका कोड देखा हो तो नेस्टेड लूप यूज करते हैं, ओके, नेस्टेड लूप। अब जो नेस्टेड लूप है हमारे पास, तो अगर पहला लूप हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम चला रहे हैं, होता क्या है वो इंडेक्स से भी एक कम के लिए चलता है आउटर लूप, ओके। तो होता है कैसे, मैं आपको एक लूप लिख के दिखा देता हूँ कि 0 से और जो हमारे पास इंडेक्स होगी उससे भी एक कम। तो अगर हमारे पास तीन एलिमेंट है तो लास्ट इंडेक्स भी 2, तो 2 से भी एक कम, राइट। और सेम हमारे पास नेस्टेड लूप है, 0 से स्टार्ट होगा और ये 2 माइनस आई, हर बार एक एक एलिमेंट हमारे पास सॉर्ट होता रहेगा तो हम उसको एक्सक्लूड करते रहेंगे, राइट। तो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो, इंक्लूड भी कर सकते हो। तो नेस्टेड लूप को अगर आप देखें और जो हमारे पास लोअर ऑर्डर टर्म्स है उनको इग्नोर करने के बाद जो हमारे पास टर्म बची तो वो हमारे पास होती है बिग ऑफ, अगर हम यहाँ पे एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस में हम यूज करते हैं थीटा, राइट। सो थीटा ऑफ एन स्क्वायर, ओके। और दोस्तों इंसर्शन सॉर्ट में भी नेस्टेड लूप यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम थीटा ऑफ एन स्क्वायर है। और अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेक्शन सॉर्ट की, सिलेक्शन सॉर्ट में भी हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं, तो यहाँ भी थीटा ऑफ एन स्क्वायर। बट अगर हम मर्ज सॉर्ट की बात करें तो मर्ज सॉर्ट में क्या है कि हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज होती है, राइट, डिवाइड एंड कॉन्कर। और डिवाइड एंड कॉन्कर की अगर हम बात करें तो अगर हम डिवाइड करें, मर्ज सॉर्ट में होता है कि हम जब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो हमारे पास सिंगल एलिमेंट ना बचे, ओके। तो होता है कि जब डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट टाइम चाहिए, ओके, और हमारे पास उसको कॉन्कर करने के लिए भी कांस्टेंट टाइम चाहिए, ओके। क्योंकि हमारे पास जो सिंगल एलिमेंट है उसको, हमारे पास जो लास्ट में बचा हुआ है सिंगल एलिमेंट है, और दूसरा जब उसको हम कॉन्कर करेंगे मतलब उसको सॉर्ट करेंगे तो वहां भी हमारे पास सिंगल एलिमेंट,
तो वहाँ भी एक कांस्टेंट टाइम है। तो जब उसको लास्ट में कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो यूज़ होने वाला जो टाइम यूज़ होगा वो होगा हमारे पास n log n, राइट। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट के केस में वो होने वाली है हमारे पास n log n, राइट। दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि अगर हम इंसर्शन सॉर्ट की बात करें तो हमारे पास अगर 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे हम सेम एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो होता है क्या कि हम इस एलिमेंट को अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम ये मान के चलते हैं ये हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द एरे है हम उसको सर्च करते हैं, उसमें जो सबसे लोअर जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स ट्रेस करते हैं। तो जैसे हमारे पास उसकी इंडेक्स ये है, तो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को हम इंटरचेंज करा देंगे। ये होता है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट में, नॉट इंसर्शन सिलेक्शन सॉर्ट में। दोस्तों इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास सपोज करो ये एलिमेंट्स हैं 4 3 2, तो हम क्या करते हैं एक एलिमेंट को हम सॉर्टेड मान के चलते हैं और दूसरे को अनसॉर्टेड। जैसे हमारे पास ये है सॉर्टेड और दूसरा है हमारे पास अनसॉर्टेड। अब हम करेंगे क्या, अनसॉर्टेड जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो एरे है उसमें एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे और जो हमारे पास सॉर्टेड एरे है उसमें से कंपेयर कराएंगे, जहां भी उसकी पोजीशन होगी एंटर करने की वहां हम उस एलिमेंट को ड्रॉप कर देंगे, फिक्स करा देंगे। ये होता है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट में। दोस्तों मर्ज सॉर्ट में क्या होगा, हम हर बार उसको डिवाइड करते रहेंगे। जैसे अगर हमारे 4 3 2 है तो हम इसको डिवाइड करते रहेंगे दो दो पार्ट में। तो हमारे पास सपोज करो अगर हमने डिवाइड किए यहाँ से अगर हम बात करें, राइट, तो पहले हमने हाफ में डिवाइड किया, सपोज को हमारे पास ये हाफ हो चुका है, राइट। फिर से हम इसको हमारे पास 4 3 बचा और यहाँ पे 2, 4 3 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 4 और 3, जब तक कि हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट ना बचे। ओके, तो यहाँ पे अगर बेस्ट एवरेज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है मर्ज सॉर्ट। बाकी तीनों के केस में जो हमारे पास ऑप्शन होंगे वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है उसके 3 सिनेरियोज हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। जो हमारे पास बेस्ट केस है वो हम यूज करते हैं ओमेगा ओमेगा से, और एवरेज केस हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और वर्स्ट केस हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ऑफ ओ से। ओके, इसको बोलते हैं बिग ओ। ओके, बिग ओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन। दोस्तों अगर मैं रिकर्सिव फंक्शन की बात करूं, ये जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जब फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, ओके, उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। दोस्तों इस रिकर्सिव फंक्शन में हमारे पास दो केस होते हैं, एक होता है हमारे पास बेस केस, एक होता है हमारे पास रिकर्सिव केस। ओके, ये जो हमारे पास बेस केस है इसका काम होता है कि रिकर्जन को स्टॉप कैसे कराना है। ओके, कि क्योंकि जब फंक्शन बार बार खुद को कॉल करेगा तो कहीं ना कहीं वो स्टॉप भी होना चाहिए। तो बेस केस के द्वारा हम क्या करते हैं, रिकर्जन को स्टॉप कराते हैं, और रिकर्सिव केस के द्वारा हम प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व कराते हैं कि उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट कॉल्स इटसेल्फ, ये सबसे इसका बेस्ट आंसर है पहले ही। इट हैज ए लीनियर स्ट्रक्चर, ये जरूरी नहीं है क्योंकि वो रिकर्सिव कॉल है। ओके, यूनिक रिटर्न टाइप, ये भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो रिटर्न टाइप। इट एग्जीक्यूट्स इन कांस्टेंट टाइम, ये भी नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है रिकर्सिव कॉल्स कितने हैं। ओके, तो एक छोटे से मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमें किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से लिखते हैं, एक रिटर्न टाइप है उसका इंटीजर, और फंक्शन का नाम है फैक्ट, और एक मैंने पैरामीटर ले लिया है इंट एन। दोस्तों इसका बेस केस जो होगा, तो जिसके हम रिकर्जन को स्टॉप करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास पैरामीटर है, राइट, एन, तो या तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो गई है या फिर 1। 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो उस केस में हमें रिटर्न कराना है 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने 1 रिटर्न करा है इसका मतलब कोई कॉलिंग नहीं हुई है, मतलब वो वहां पे लास्ट होगा 1 रिटर्न कराने के बाद। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, एल्स, तो जैसे कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए, दैट मींस अ मल्टीप्लिकेशन अप टू द 1। सो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और अगर हमें 3 का चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरीके से हम इसको कॉल करा सकते हैं और कैलकुलेट करा सकते हैं। दैट मींस n मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस 1, और यहाँ पे रिटर्न करेगा
क्योंकि फंक्शन इज रिटर्निंग अ इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। ओके, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। तो यहाँ पे एक सी प्लस प्लस एक फंक्शन दिया हुआ है, ओके, और एक मेन फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे एक फंक्शन, अब जैसे मैंने आपको पहले ही कोड समझाया है, वो फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है, ये भी हमारे पास क्या है, रिकर्सिव फंक्शन है। यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किए गए विद पैरामीटर 4। तो जैसे हम यहाँ पे 4 कैलकुलेट करेंगे, तो n तो 0 नहीं है, वो बार बार स्टैक में कॉल स्टोर होगी, स्टैक में उसका रिजल्ट स्टोर होगा, दैट मीन्स रिटर्न। दोस्तों अब यहाँ पे देखो एल्स नहीं दिया, एल्स का जरूरी नहीं है कि एल्स हो, क्योंकि अगर ये कंडीशन गलत है तो हम कहाँ पर आएंगे, इस पे ही आने वाले हैं। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एल्स लिख के बताया, लेकिन वो जरूरी नहीं है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ये है कि अगर इफ के अंदर रिटर्न मिल गया तो वो नेक्स्ट वो जाएगा ही नहीं, और अगर इफ की कंडीशन गलत है तो ये स्टेटमेंट हर कीमत पे एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 4 पास करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट होगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई फैक्टर 3। फिर से फैक्टर 3 कॉल करेगा खुद को, तो n अभी भी 0 नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई फैक्टर 2। फिर से फैक्ट 2 कॉल करेगा, 2 मल्टीप्लाई फैक्टर 1। फिर से 1 कॉल करेगा, 1 मल्टीप्लाई फैक्टर 0। अब यहाँ पे इन्होंने 0 के लिए दिया है ना, 1 के लिए भी लिख सकते थे, जो मैंने आपको पहले कोड बताया। अब 0 के केस में क्या रिटर्न करेगा, 1। किसको रिटर्न करेगा, जहाँ पे लास्ट कॉल गई थी, 1। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन का रिजल्ट कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1। ये किसको रिटर्न करेगा, इस फंक्शन को। कितना रिटर्न करेगा, एक और कलर ले लेता हूँ, कुछ समझ में आ जाए। ये 1 रिटर्न करेगा इस फंक्शन को, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 1, कितना हो गया 2। ये किसको रिटर्न करेगा, इस फंक्शन। सो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 रिटर्न करेगा इस फंक्शन को। 4 मल्टीप्लाई 6 24। अभी 24 कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ पे सबसे पहले कॉल गई होगी, मतलब यहाँ पर, इस फंक्शन को, राइट। तो यहाँ पे एक सी आउट नाम का स्टेटमेंट है, राइट, जो प्रिंट करने के लिए यूज होता है, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 24 और रिटर्न 0। यहाँ पे रिटर्न 0 के लिए लिखा हुआ है क्योंकि एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ चीज हमें नहीं चाहिए। ओके, सो बिकॉज इट्स रिटर्न टाइप, देयर इज अ इंट, दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास सर्चिंग है, अगर हम सर्चिंग की बात करें तो हमारे पास दो ही टाइप की सर्चिंग है, एक हमारे पास है लीनियर और एक बाइनरी। ओके, सो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, यहाँ पे बात चल रही है बाइनरी सर्च की। ओके, तो दोस्तों अगर हम बात करें, जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है, तो हमेशा अगर वो लिखा हुआ नहीं है कि आपको एवरेज चाहिए, बेस्ट चाहिए, वर्स्ट चाहिए, तो उस केस में आप हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को यूज करोगे। ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बिग ओ नोटेशन। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओ। तो यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो बाइनरी सर्च में होता है क्या कि हर बार हम एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हैं, और जिस भी पार्ट में हमारे पास एलिमेंट होता है ग्रेटर या स्मॉलर, हम उस एरे को कंसीडर करते हैं और बाकी को हम स्मॉलर कर देते हैं, लीव कर देते हैं या उसको लेफ्ट कर देते हैं। एक मैं छोटे से एग्जांपल बता देता हूँ आपको बहुत जल्दी से। सपोज करो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 4 3 2। दोस्तों एक चीज और, या तो एलिमेंट्स हमारे पास असेंडिंग में होने चाहिए या डिसेंडिंग में, ये सबसे पहले इसकी पहली प्रायोरिटी है, पहली कंडीशन है बाइनरी सर्च की। तो ये डिसेंडिंग में भी हो सकते हैं या फिर हमारे पास असेंडिंग में भी हो सकते हैं। तो हर बार क्या होगा, मिड इंडेक्स निकालते हैं, और सपोज करो हमें करना है स्पोर्ट सर्च करना है, तो हम हर बार क्या करेंगे, मिड इंडेक्स निकालेंगे। तो मिड इंडेक्स हमारे ये इंडेक्सेस हैं, ये हमारे पास मिड है। अब हम चेक करेंगे जो मिड एक्स का जो मिड इंडेक्स पे एलिमेंट है, वो स्मॉलर है या ग्रेटर है किससे, जो हम सर्च करना चाहते हैं, राइट। अगर हम वो हमारे पास स्मॉलर है मिड इंडेक्स का एलिमेंट, या फिर जो हम सर्च करना चाहते हैं वो मिड इंडेक्स के एलिमेंट से ग्रेटर है, तो हमें राइट पार्ट ऑफ द एरे कंसीडर करना है और लेफ्ट को इग्नोर करना है। और अगर हमारे पास लेफ्ट में अवेलेबल है तो हम लेफ्ट को कंसीडर करेंगे और राइट को इग्नोर करेंगे। ओके, ये हमारे पास होता है हर बार बाइनरी, जितनी बार भी हम उसको रिपीटिशन में लेकर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो एन स्क्वायर है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमारे पास नेस्टेड लूप के लिए यूज होता है, और एन लॉग एन ये भी नहीं, क्योंकि ये भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में यूज होता है। दोस्तों हमारे पास दो ही केस बचते हैं, वो बिग ऑफ एन और लॉग एन। दोस्तों ये बिग ऑफ एन जो होती है ये हमारे पास लीनियर सर्च में यूज होती है, क्योंकि वहां पे क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को ट्रेस करते हुए जाते हैं। ओके, वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो पहले इंडेक्स पे नहीं है, वो लास्ट इंडेक्स पे है। तो जब वो लास्ट इंडेक्स पे होगा तो होगा क्या कि हम एक एक एलिमेंट को ट्रेस करेंगे और लास्ट तक, अगर एन एलिमेंट है तो हमारे पास एन टाइम लगेगा उसको सर्च करने के लिए, राइट। तो उसका टाइम होगा बिग O ऑफ एन। तो सर बाइनरी सर्च में हम हर बार 2 हाफ्स में उसको डिवाइड करें, इसलिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग O ऑफ
log n। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बिग O ऑफ log n, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इनिशियलाइजेस एन इंटीजर पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। दोस्तों पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉइंटर इनिशियलाइज कैसे होता है और डिक्लेयर डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सपोज करो अगर हमें कोई चीज़ को डिक्लेयर करना है तो उसका नाम वेरिएबल का और उसका डेटा टाइप, सो दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन। और यदि हमें इनिशियलाइजेशन करनी है तो यदि हम किसी वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। दोस्तों एक होता है डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। तो यदि हमें डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको इनिशियलाइज कर दें तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। तो ये हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल की बात थी। और अगर हम किसी पॉइंटर वेरिएबल की बात करें जो कि एक इंटीजर टाइप है तो हम किस तरीके से उसको डिक्लेयर करेंगे, इंट। सपोज करो p एक पॉइंटर नाम का वेरिएबल है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टार। ओके, तो इसको हमने सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, अब दोस्तों होगा क्या, ये जो हमारे पास पॉइंटर नाम का वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ एड्रेस स्टोर करने के काम आएगा। ये हमें बता रहा है कि हमारा जो पॉइंटर नाम का वेरिएबल है किस चीज को रेफर कर रहा है, किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऐसे इनिशियलाइज नहीं करते हैं और ना ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे ए और सी। दोस्तों अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे सपोज करो एक ए नाम का वेरिएबल है, तो ए में स्टोर है 5। तो कभी भी हम पॉइंटर नाम के वेरिएबल में डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते, तो ये भी गलत है। अब हमारे पास बचा क्या, पहला ऑप्शन। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अगर इसको हम चेक भी ना करें तो क्या हम एलिमिनेशन के द्वारा हम अपने करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि हमारे पास ए का जो एड्रेस होगा वो स्टोर होगा, राइट। जो ए का एड्रेस है वो हमारे पास स्टोर है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए के एड्रेस। ओके, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। ये p का एक पॉइंटर नाम का वेरिएबल है। ओके, इसको दोस्तों जो स्टार होता है एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, डी रेफरेंस। और अगर हम बात करें ये एम्परसेंड तो इसको हम एक रेफरेंस ऑपरेटर भी बात करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंटर पॉइंटर के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, राइट। मैं आपको एक छोटी सी और चीज बता देता हूँ पॉइंटर के बारे में, कि अगर हमारे पास ए नाम का वेरिएबल है, राइट, और उसमें हमारे पास वैल्यू स्टोर है 5 ए, उसका एड्रेस होगा 101, कुछ भी एड्रेस हो सकता है। तो एक हमारे पास पॉइंटर नाम का वेरिएबल है पी। तो दोस्तों ये पी जो स्टोर करेगा वो हमेशा एड्रेस, कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। तो सपोज करो ये एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर रहा है, दैट मीन्स 101। ओके, सो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, स्निप्ड। स्निप्ड मीन्स पार्ट ऑफ द कोड। स्निप्ड का मतलब होता है पार्ट ऑफ द कोड। तो यहाँ पे एक मेन फंक्शन दिया हुआ है, एक इनिशियलाइजेशन जो मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे एक पी ए में वैल्यू स्टोर है 5, राइट। और पीक पी पॉइंटर नाम का वेरिएबल है। सपोज ए का एड्रेस 101 है, तो यही हमारे पास पी में स्टोर हो रहा है 101। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंटर नाम का वेरिएबल है, राइट, एक जैसे कि मैंने आपको बताया डी रेफरेंस ऑपरेटर है, यहाँ पे डी रेफरेंस किया हुआ है। और जो वैल्यू होगी पी के एड्रेस पे जो वैल्यू है, राइट, तो वहां पे डी रेफरेंस करके वहां पे वैल्यू को चेंज किया गया, दैट मीन्स 10। ओके, और यहाँ पे प्रिंट करा रहा है ए की वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 10। ओके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारे पास जो पॉइंटर में पी में पड़ा हुआ था वो एड्रेस पड़ा हुआ है। ओके, पी में क्या है हमारे पास एड्रेस। अब 101 को क्या हुआ, डी रेफरेंस किया हुआ है, मतलब इस प्लेस पे क्या पड़ा हुआ है 10, इस प्लेस पे क्या पड़ा हुआ है 5, राइट। तो ये एड्रेस है किसका, ए का। तो इस पे वैल्यू को चेंज किया गया, कितना किया गया 10। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर इज आइडियल फॉर इंप्लीमेंटिंग अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। दोस्तों मैंने आपको रिकर्सिव फंक्शन के बारे में पहले भी बताया हुआ है। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब होता है जो खुद को बार बार कॉल करते हैं। तो जब हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स होती हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं स्टैक। दोस्तों ये जो हमारे पास क्यू है फिफो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, तो ये तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, ये बिल्कुल एफिशिएंट भी नहीं है, लिंक लिस्ट भी नहीं है और ट्री भी नहीं है, जो कि एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। तो हमेशा जो आइडल है और जो सबसे बेस्ट है, बेस्ट का मतलब जो यूज ही होता है, ओके, सो दैट इज स्टैक।
स्टैक जो होता है हमारे पास लिफो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में रिकर्सिव कॉल गई है वो सबसे पहले बाहर होगी। ओके, तो यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो जाता है फिफो के केस में, तो इसलिए हम ना क्यू यूज करते हैं, ना लिंक लिस्ट और ना ट्री, हम यूज करते हैं स्टैक। ओके, अगर हम लिंक लिस्ट यूज करेंगे तो किस तरीके से हम कॉल्स को मर्ज करेंगे, सो दैट इज अ यू नो नॉट अ गुड आइडिया। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो स्टैक होता है इसमें दो ही ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप। ओके, तो हमेशा पुश और पॉप दोनों ऑपरेशन ही हमारे पास परफॉर्म होते हैं टॉप पे। टॉप का मतलब होता है जो सबसे लास्ट में हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया है वहां पे होता है टॉप। जैसे अगर हमारे पास ये एक स्टैक है, राइट, इसमें कुछ एलिमेंट्स है 0 1 2 3, जैसे सपोज करो 4 3 और 10, तो हमारे पास जो टॉप होगा वो यहाँ पर होगा, इंडेक्स होगी 2 और जो टॉप होगा वो 10 पे होगा। ओके, इसी एलिमेंट को यहीं से ही इंसर्ट होगा और यहीं से हमारे पास डिलीट होगा। अगर हमें पुश करना है तो टॉप को हमें इंक्रीज करना है और वहां पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, और हमें डिलीट करना है तो हमें टॉप को रिमूव करना होगा और एक पोजीशन को, इंडेक्स को नीचे लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको कुछ चीज डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस लूप। दोस्तों हमारे पास ये ब्रेक स्टेटमेंट जो एक जंप स्टेटमेंट होता है, राइट, एक ब्रेक जो होता है एक जंप स्टेटमेंट है, जो करता है कि लूप को टर्मिनेट कराता है, लूप लूप से बाहर आता है। ओके, तो टर्मिनेट प्रोग्राम को तो टर्मिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम टर्मिनेट के लिए हम यूज करते हैं मोस्टली एग्जिट फंक्शन। टर्मिनेट सा लूप, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि लूप को टर्मिनेट करने के काम आता है, लूप से बाहर आता है। स्किप्स द करंट इटरेशन, ये भी गलत है क्योंकि इस केस में हम यूज करते हैं कंटिन्यू। दोस्तों हमारे पास और भी होते हैं, सिर्फ ब्रेक ही नहीं होता है, लेवल्ड ब्रेक भी होता है और लेवल्ड कंटिन्यू भी होता है। वहां पे क्या होता है, हम लूप के पास एक लेवल लगा देते हैं किसी भी नाम से, तो डायरेक्टली क्या होता है उसका कंट्रोल वहां पे रिटर्न हो जाता है। जंप्स टू द स्टार्ट ऑफ द लूप, ये भी गलत है, वो जस्ट क्या होता है लूप के बाहर वो टर्मिनेट बाहर आता है। जो सपोज करो हमारे पास ये फॉर लूप है, राइट, और यहाँ पे कोई हमने कंडीशन दी हुई है और यहाँ पे ब्रेक लिया हुआ है, तो उसी इंस्टेंस पे वो लूप से क्या होगा बाहर, तो जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which operator is used to access a member of a structure through a pointer in C++। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की बात करी गई है और एक पॉइंटर है, स्ट्रक्चर में हमें पॉइंटर यूज करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो एड्रेस स्टोर करते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर एक कीवर्ड यूज करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर का हम यूज क्यों करते हैं, दोस्तों हम एक ही वेरिएबल के अंदर अगर हमें मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू चाहिए तो वहाँ वो हमारे पास बेस्ट है स्ट्रक्चर। एक हमारे पास एरे होता है, ओके, तो एरे के ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एरे में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम सिमिलर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर हमारे पास कोई एरे है इंटीजर टाइप का, तो ये सारी की सारी एरे में इंटीजर टाइप की वैल्यू से स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक ही स्ट्रक्चर नाम के वेरिएबल में हम कई सारी टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट का नेम भी, एज भी, उसके मार्क्स भी, फादर नेम भी, मतलब मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज। ओके, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं स्ट्रक्चर, तो अभी मैं स्ट्रक्चर की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ओके, और एक और चीज, जो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है वो मेन फंक्शन के बाद क्यों होता है, उसका रीजन ये होता है कि अगर हमें वो और भी फंक्शन है तो उसको वो ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमें मल्टीपल फाइल्स में एक्सेस कराना है तो इस स्ट्रक्चर को जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं उसको किसी एक फाइल के अंदर डाल के हेडर फाइल के अंदर रख सकते हैं। उससे होगा क्या कि वो अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स वो एक्सेस होगा और वहां हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लाइब्रेरीज बना देते हैं, क्लास बना के छोड़ देते हैं, राइट, और उसको कहीं भी हमें यूज करना हो तो हम लाइब्रेरी में बना के रख देते हैं उसको। तो हेडर फाइल्स भी कहीं लाइब्रेरीज है। ओके, तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे किया जाता है। तो उस स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड स्ट्रक्ट। ओके, और यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं, जैसे हमें किसी स्टूडेंट का चाहिए तो एस टी के नाम से, करली ब्रेसिस, और अगर हमें उसके दो वेरिएबल चाहिए, नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और उसके एज या फिर मार्क्स, सब कुछ जो भी हमारे पास इंटीजर टाइप के हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक जो एस टी के नाम से स्ट्रक्चर है, दो टाइप के वेरिएबल्स को लिया गया है, एक स्ट्रिंग और एक
इंटीजर। अब मेन फंक्शन हम किस तरीके से उसको, अगर हमें एक्सेस कराना है, सबसे पहले तो उसको डिफाइन करना है, राइट। डिफाइन कैसे, या तो आप यूजर से ले सकते हो, आप अपनी तरफ से इनिशियलाइज करा सकते हो। दिस इज ओनली कॉल्ड द डिक्लेरेशन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि उसके वेरिएबल्स को वैल्यू देना, ओके। और डिक्लेरेशन का मतलब होता है वेरिएबल्स को सिर्फ डेटा टाइप बताना। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ उसकी वैल्यू को, वैल्यू किस तरीके से देंगे, तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो वहां पे किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे, तो आप लिख सकते हो। सपोज करो आपने लिख दिया है स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपने जो भी स्ट्रक्चर का नाम दिया है एस टी, और यहाँ पे लिख सकते हो आप एस। अब मल्टीपल टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, जैसे सपोज करो मुझे एस वन के नाम से एक वेरिएबल चाहिए जो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रक्चर में भी एस टी टाइप का वेरिएबल है, ओके। तो यहाँ पे मैं नेम लिख सकता हूँ, सपोज करो राम, और उसकी एज लिख सकता हूँ, सपोज करो आप यू नो 30 ईयर्स। आप कितने भी लिख सकते हो, 25, 10, कितना भी एज लिख सकते हो। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को। अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, एस वन डॉट नेम, ओके, कुछ इस तरीके से। डॉट ऑपरेटर के द्वारा हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे पूछेगा थ्रू पॉइंटर, तो हमें क्या होगा, एक पॉइंटर नाम का वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, ओके। तो पॉइंटर में लिख देता हूँ जो कि हमारे पास एस टी टाइप का होगा, पी, ओके। एस टी, एक एस टी टाइप का पॉइंटर है। तो पॉइंटर पॉइंटर में होगा क्या, पी में मैं एस वन का स्टोर एड्रेस स्टोर करूंगा। अब जब भी मुझे एक्सेस करना होगा तो मैं किस तरीके से एक्सेस करूंगा, पी एरो, अगर मुझे नेम चाहिए तो नेम, और अगर मुझे चाहिए एज तो पी एरो एज। इस तरीके से मैं पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करा सकता हूँ। तो यहाँ पे है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन दिस एरो, ओके। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम व्हाट डज बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट। तो मैंने जब भी एल्गोरिथम की एनालिसिस करनी होती है, मैंने आपको बताया भी है कि दो फैक्टर्स होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो मोस्टली जो कॉम्प्लेक्सिटी रिलेट करती है वो इंटरनल फैक्टर्स पर रिलेट करती है, दैट इज टाइम और स्पेस। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम प्रेफर करते हैं इसको कैलकुलेट करना। टाइम का मतलब है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगा, और स्पेस मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की गई है, ओके। तो उससे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब है कि हमने उसको कंपाइलर किस तरीके से है, कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, और जो हमने इनपुट साइज दिया वो कितना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं आपको बताऊं तो साइज ऑफ द इनपुट हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है किस तरीके का कंपाइलर है, या फिर स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, ओके। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, बट इनको हम इग्नोर करते हैं। हम मोस्टली जो जज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, वो इंटरनल फैक्टर्स के बेस पे जज करते हैं। यहाँ पे बात करी गई है कि क्या बिग ओ नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सर बिग ओ नोटेशन जो है मैंने आपको पहले बताया कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हम इसको यूज करते हैं। तो एग्जैक्ट टाइम तो कभी नहीं करते क्योंकि हम पता ही नहीं कर सकते एग्जैक्ट टाइम कितना होगा। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ये हमारे पास ओमेगा के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, वर्स्ट केस ये बिग ओ के द्वारा, और एवरेज केस थीटा के द्वारा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।